नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से हूँ और आज हम बात करेंगे जनसंचार के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संचार का एक महत्वपूर्ण प्रकार जनसंचार होता है और जनसंचार एक इस प्रकार का संचार है कि जब हम बहुत ढेर सारे लोगों तक अपनी किसी बात को पहुँचाते हैं और वो बात एक संदेश के रूप में होती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम उन अपने विचारों को बहुत बड़े जनसमूह तक, जो कि बिखरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, उन तक हम जब संप्रेषण करते हैं तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के विविध क्षेत्र हो सकते हैं, चाहे हम पत्रकारिता लेते हैं। जैसे पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता जब हम विविध प्रकार की सूचनाओं का संकलन करते हैं, उनको समाचार के रूप में, सूचनाओं के रूप में लोगों तक, पाठकों तक संप्रेषित करते हैं और ये जो उनके क्वेरीज को शांत करती है, उनको साक्षर बनाने का काम करती है, उनके ज्ञान में वृद्धि करने का काम करती है, वो एक पत्रकारिता का प्रकार होता है। और एक इसी तरीके से विज्ञापन एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो मार्केटिंग करते हैं लोग, और वो उत्पाद का हो सकता है, सेवाओं की हो सकती है, और वो अपने उत्पाद के बारे में, अपनी सेवाओं के बारे में लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों को इस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं कि वो उनके उत्पाद को, उनकी जो सेवाएं हैं उनका उपभोग करें और उनकी ओर आकर्षित हों। इस प्रकार से जनसंपर्क जिसका कि एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि जिस संस्था के लिए या जिस व्यक्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं उसकी छवि का निर्माण करना, और ये एक प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के, वो चाहे आंतरिक लोग हों चाहे बाह्य लोग हों, उनके बीच में जाकर के उस संस्था की रेपो को डेवलप करने का काम करते हैं। इस प्रकार से जनसंपर्क भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि जनसंचार के काम आता है। इसी तरीके से फिल्म मनोरंजन का तो साधन होती हैं, उसके साथ सूचना और ज्ञान में वृद्धि करने का भी, लोगों को प्रेरित करने के, लोगों को जागरूक करने, समाज को एक दिशा देने का काम भी करती हैं। ये भी जनसंचार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें पत्रकारिता को, अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो वो प्रिंट मीडियम अर्थात मुद्रित माध्यम होता है, इसमें समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, विविध प्रकार के अन्य पत्र हैं, ब्रोशर हैं, बैनर हैं। हम ये कह सकते हैं जो मुद्रित माध्यम, जो मुद्रण के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में जिनको लोग पढ़ते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, वो एक तरीके से मुद्रित माध्यम होता है। एक समाचार पत्र प्रकाशित एक जगह से होता है, मुद्रित एक जगह से होता है, लेकिन उसको पढ़ने वाले पाठक बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, जो कि एक जिले में हो सकते हैं, दूसरे जिलों में हो सकते हैं, एक प्रांत में भी पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं समाचार पत्रों के राष्ट्रीय संस्करण भी निकलते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जनसंचार का एक व्यापक रूप होता है। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मास कम्युनिकेशन है उसके विविध माध्यम होते हैं। वो माध्यम, उनको अगर हम डिफाइन करेंगे तो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, और एक नया माध्यम आ गया, न्यू माध्यम। प्रिंट माध्यम जो है उसके अंतर्गत हम समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, कम्युनिटी न्यूज़लेटर है, ब्रोशर है, बैनर है, होर्डिंग है, ये सब एक प्रिंट मीडिया के एग्जाम्पल होते हैं, जहां पर कि जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बैनर है वो एक जगह लगाया जाता है, लेकिन उस बैनर को देखने वाले बहुत संख्या में लोग होते हैं। होर्डिंग हम एक किसी चौराहे पर लगा देते हैं, लेकिन दिन भर में वहाँ से लाखों लोग निकलते हैं तो वो उस होर्डिंग को देखते हैं। इसी तरीके से समाचार पत्र के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और पत्रिकाओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से उनकी पाठकों की संख्या में वृद्धि होती है, कितने पाठक उनको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इसमें आवश्यकता होती है और उन्हीं के द्वारा ये हमारे इस संदेश का संप्रेषण किया जाता है और हम संदेशों को ग्रहण भी उन्हीं के द्वारा करते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म, हम इन तीनों को इसमें समावेशित कर सकते हैं। रेडियो, जिसके बारे में कहा जाता है कि रेडियो इज़ अ मीडियम ऑफ साउंड, रेडियो ध्वनि का माध्यम है, और ये ऐसा माध्यम है कि हम दूर बैठे होते हैं, कार्यक्रम दूर से संप्रेषित किए जाते हैं, इन कार्यक्रमों को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम इनसे अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगर हम रेडियो नाटक कभी सुने और हम ध्यान से उसको सुनते हैं तो हम उसमें अपने आप को डूबा हुआ पाते हैं। इस तरीके से उसका नाटक का मंचन कह सकते हैं, नाटक रिकॉर्डिंग की जाती कि श्रोता अपने को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है और कुछ ना कुछ उनसे शिक्षा भी वो ग्रहण करता है। इसी तरीके से रेडियो की चर्चा हो, परिचर्चा हो, रेडियो की वार्ता हो, ये सब बहुत ही लोगों को जागरूक करने के लिए और मनोरंजन के साथ साथ सूचना देने का काम
करते हैं। और रेडियो में पटकथा लेखन की बात है, अगर रेडियो नाटक लेखन की बात है, इन सब चीज़ों को हम देखें तो इसमें करियर की दृष्टिकोण से भी व्यापक अवसर मिलते हैं। और एफएम ने तो रेडियो को पुनर्जीवित कर दिया है। ये जिस तरीके से रेडियो टेलीविज़न के आने से रेडियो को लोगों ने अपने घर में बंद कर दिया था या अलमारी में बंद कर दिया था, रेडियो खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन एफएम के आने से रेडियो एक तरीके से कहा जाता है पुनर्जीवित हुआ है। और युवाओं में रेडियो की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है और उनको लोग उसको सुनना बहुत पसंद करते हैं किसी न किसी रूप में। हाँ, वो ठीक है कि आज मोबाइल में भी हम रेडियो सुन लेते हैं, कार में भी चलते तो भी एफएम सुनते हैं, लेकिन एफएम के आने से रेडियो के कार्यक्रमों की जो डिमांड है वो बढ़ी है और उसकी भाषा शैली जो है उसमें भी परिवर्तन हुआ है। अगर हम टेलीविज़न को देखते हैं, टेलीविज़न श्रव्य-दृश्य माध्यम है और श्रव्य-दृश्य माध्यम होने के साथ-साथ ये बहुत ही प्रभावकारी माध्यम है और इससे दर्शक अधिक से अधिक जो प्रभावित करने की क्षमता अगर किसी माध्यम में पाते हैं तो टेलीविज़न है। श्रव्य-दृश्य माध्यम होने के साथ ही साथ इसकी अब पहुँच घर-घर तक हो गई है और इसकी व्यापकता को देखते हुए जिस तरीके से चैनल की बाढ़ आई है, जिस तरीके से चैनलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिस तरीके से टेलीविज़न की खरीद में वृद्धि हुई है, वही कहा जा सकता है निसंदेह कि टेलीविज़न बहुत ही उपयोगी और प्रभावी माध्यम है। फ़िल्म की अगर हम बात करते हैं तो फ़िल्म जहाँ की केवल मनोरंजन का साधन मानी जाती है, अगर हम देखते हैं तो समाज को उसने एक तरीके से जागरूक करने का भी काम किया है, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, चाहे सामाजिक कुरीतियों के प्रति रहा हो, चाहे वो दहेज प्रथा की बात करते हैं उसके प्रति रहा हो, हमारी लाइफ स्टाइल को बदलने का रहा हो। तो इन सब तरीके से अगर हम देखते हैं तो फिल्मों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब एक नया माध्यम आया जिसको हम न्यू मीडिया बोलते हैं। ये बेसिकली नौ माध्यम अभी कुछ दिनों से हम देखते हैं 20 साल पहले 15 साल पहले से इसका जो रीच है वो बढ़ी है और ये इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड माध्यम है और इसमें जो भी है कि हम एक तरीके से पूरा विश्व ग्लोबल विलेज बन गया है। विलेज का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आता है कि जिस तरीके से गांव में कोई भी घटना होती है और पूरा गांव उससे परिचित हो जाता है, उसी तरीके से पूरे विश्व की घटना, विश्व के किसी भी कोने में घटित हुई घटना पल भर में इस इंटरनेट के माध्यम से हम तक पहुंच जाती है। और ये इंटरनेट जो है इसने ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट मैक्लुहान ने दिया था वो इंटरनेट इसको पूरी तरीके से पूर्ति इसकी करता है। अगर हम देखते हैं कि जो ये चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इससे जो यूथ है या इसमें करियर की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, तो इसकी स्तर बहुत, अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं, केवल जर्नलिज्म की बात करते हैं तो इसमें रिपोर्टिंग का है, एडिटिंग का है, प्रूफ रीडिंग का है, इसमें फीचर राइटर का है, इसमें एक्सपर्ट्स का भी है। और तो ये इसके अलावा अगर हम रेडियो की बात करते हैं तो इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग है, रेडियो लेखन है। इसी तरीके से अगर हम इसमें बात करते हैं टेलीविज़न के क्षेत्र की बात करते हैं और टेलीविज़न में स्पेशली न्यूज़ की बात करते हैं, न्यूज़ प्रोडक्शन रूम होता है, वहाँ पर एडिटिंग का जो काम है उसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावनाएं व्याप्त हैं। और इन सब के साथ जब हम देखते हैं कि जनसंचार के लिए जब हम कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं तो उसमें किसका ध्यान रखना चाहिए, वो है टारगेट ऑडियंस, जिसको हम लक्षित समूह बोलते हैं। किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने टारगेट ऑडियंस को कहाँ तक उसकी जो आकांक्षाएं हैं उनकी प्रतिपूर्ति करता है। वो टारगेट ऑडियंस रीडर हो सकते हैं, पाठक हो सकते हैं, वो श्रोता हो सकते हैं, दर्शक हो सकते हैं और इंटरनेट के हमारे वेब यूज़र हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट को हम फुलफ़िल कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम कोई भी कार्यक्रम बनाया जाता है तो पूरी जनता के लिए नहीं बनाया जाता है। अगर हम अपने जो हमारे जो लक्षित समूह है जिसके लिए हम उस कार्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, हमें उनकी आयु को, उनके ज्ञान को, उनकी संस्कृति को, उनके धर्म को, उनकी बौद्धिक क्षमता को, उनका जो भौगोलिक परिवेश है उनको, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम कार्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उस कार्यक्रम की सफलता अत्यधिक बढ़ जाती है। और क्योंकि वो उस लक्षित समूह की प्रतिपूर्ति करता है। अगर विद्यार्थी है उसको अपने जो भी उसका कोर्स है उससे संबंधित अगर उसको पाठ्य सामग्री अवेलेबल होती है तो वो निसंदेह उसकी प्रतिपूर्ति करने में वो हमारा जो कार्यक्रम है या वो जो सामग्री है वो उसकी संभावना बढ़ जाती है। अन्यथा वो कार्यक्रम या वो सामग्री उसके लिए अनुपयोगी सिद्ध होती है। इस तरीके से जो टारगेट ऑडियंस है मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया में टारगेट ऑडियंस को मुख्यतः ध्यान में रख करके ही हम संचार को करते हैं, तभी संचार की प्रभाविकता को सिद्ध किया जा सकता है। धन्यवाद।